हेलो बच्चों, आज हम स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कौन कौन सी समस्याएं थी उनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जो हमारी पहली सबसे बड़ी समस्या थी आज़ादी के बाद, वह थी शरणार्थियों की समस्या। सबसे बड़ी सामाजिक और आर्थिक समस्या शरणार्थियों को बसाने की थी, जो कि बड़ी संख्या में पाकिस्तान से भारत आए हुए थे। इसमें लगभग 50 लाख हिंदू और मुसलमान मारे भी गए और लाखों लोग बेघर हो गए। एक अनुमान के अनुसार अगर माने तो लगभग 85 लाख लोग पाकिस्तान से भारत आए। अब इतनी बड़ी संख्या में जो पाकिस्तान से लोग भारत आए थे, इनको रहने खाने की व्यवस्था, ये सब जिम्मेदारी किस पर थी? सरकार पर थी। यह इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी, परंतु हमारी सरकार और लोगों ने इन शरणार्थियों की हर प्रकार से सहायता करने का प्रयास किया। शरणार्थियों को तुरंत राहत पहुंचाने की नहीं, बल्कि इन लोगों का किसी भी लाभकारी व्यवसाय में लगाना भी उद्देश्य था। इस कार्य के लिए एक पुनर्वास मंत्रालय की स्थापना की गई। इस मंत्रालय ने इतने बड़े पैमाने पर शरणार्थियों के पुनर्वास का कार्य करना शुरू किया और इन्हें आर्थिक रूप से भी मदद की। ठीक है, जो भी पाकिस्तान से भारत आए हुए शरणार्थी थे, उनके लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और उनके बच्चों को शिक्षा में छूट दी गई। जो किसान थे, इनके पास भूमि नहीं थी और अपनी जो भूमि वो पाकिस्तान में छोड़ के आए थे, उन्हें कृषि के लिए भूमि दी गई, मुआवजा भी दिया गया और ऋण भी दिया गया ताकि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सके। जो दूसरी समस्या थी, भारत के राजनीतिक एकीकरण की थी। स्वतंत्रता के पश्चात दूसरा जो मुख्य कार्य था वो राजनीतिक एकीकरण करना था। आज़ादी के पहले बहुत सारे राज्यों में हमारा देश बटा हुआ था। हर राज्य में अलग अलग शासक राज किया करते थे और वो राजा महाराजा अपनी रियासतों को छोड़ना नहीं चाहते थे। क्योंकि 1947 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस ने इनको यह अनुमति दे दी थी कि आज़ादी के बाद या तो आप भारत में मिल जाएं या तो पाकिस्तान में, अन्यथा आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो एक मंत्रालय की स्थापना की गई जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया और उनके प्रयासों से ही केवल 3 रियासतों को छोड़कर, जिसमें से जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और यहाँ पे हैदराबाद नहीं दिया हुआ है, हैदराबाद, इन 3 रियासतों को छोड़कर लगभग सभी रियासतें भारत में मिल चुकी थीं। अब इनको भी मिलाने का कार्य शुरू कर दिया गया। तो सबसे पहले क्या हुआ, आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जो हमारी सेना थी, उन्होंने पाकिस्तानियों का डटकर सामना किया, क्योंकि हमारी सेना कश्मीर भेजी गई थी। कश्मीर के जो महाराजा थे, उन्होंने भारत में विलय होने का निश्चय किया कि अब हम भारत में मिल जाएंगे। तो उस समय धारा 370 के तहत कुछ नियम और शर्तों के अनुसार जो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, उन्होंने भारत में विलय का निर्णय ले लिया और जो जम्मू कश्मीर था वो भारत का अंग बन गया। उसके बाद जो दूसरी हमारी रियासत थी जूनागढ़ का जो नवाब था वो पाकिस्तान भाग गया। फरवरी सन 1948 ईस्वी में जूनागढ़ की जनता ने क्या किया, भारत में विलय होने का निश्चय किया। उसके बाद अब बची हैदराबाद। जो हैदराबाद के निजाम ने मान लिया था कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई एक सरकार भारत में
मिल सकती है, परंतु उसने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया। इसके विपरीत उसने क्या किया, अपने हथियारबंद धार्मिक कट्टरपंथियों को जनता पर जुल्म करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए उकसाया। तो सन 1948 में भारतीय सैनिक सिकंदराबाद में घुसे और निजाम ने फिर क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। जो हैदराबाद का निजाम था उसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो 1948 में हैदराबाद भी भारत में मिल गया। अब स्वतंत्रता के बाद कुछ ऐसी रियासतें थी जो पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों के अधीन थी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उस पर अपना अधिकार जमाया था। फ्रांसीसी जो शासन के अंतर्गत थे पांडिचेरी, कराईकल, यनम, माहे और चंद्रनगर, ये फ्रांसीसियों के अधीन थी। उस समय फ्रांसीसियों ने इस पर अपना कब्जा जमा के रखा हुआ था। अब कुछ जो रियासतें थीं वो पुर्तगालियों के शासन में थी, जैसे गोवा, जो गोवा था, दमन द्वीप, गोवा, दमन, दीव, ये जो रियासतें थीं ये पुर्तगालियों के अधीन थीं। इसके अलावा दादरा और नगर हवेली भी पुर्तगालियों के कब्जे में थी। इन क्षेत्रों में भी आज़ादी के आंदोलनों का और शेष भारत के साथ मिल जाने का लंबा इतिहास है, मगर इन क्षेत्रों में विदेशी शासन का अंत भारत की स्वतंत्रता के बहुत साल बाद हुआ, ठीक है। इन्होंने स्वतंत्रता के बाद भी कई सालों तक इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाए रखा, जिसमें से सन 1948 में माहे में विद्रोह हुआ और प्रशासन ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर 1949 ईस्वी में चंद्रनगर भारत में मिल गया। 1954 में फ्रांस द्वारा शासित क्षेत्रों की जनता ने भारी बहुमत से भारत में मिलने का फैसला किया, ठीक है। जो 1954 में क्या था, जितनी भी फ्रांसीसी लोगों के कब्जे में जो भी रियासतें थे उन सब ने भारत में मिलने का निश्चय किया और अपना बहुमत भारत के सरकार के पक्ष में दिया। तब भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत सभी फ्रांसीसी रियासतें भारत में मिल गईं। उसके बाद बची पुर्तगाली रियासतें जिन पर पुर्तगालियों का कब्जा था। पुर्तगालियों का कब्जा जिन पर था वो भी धीरे धीरे करके भारत में मिलने लगी। सन 1928 ईस्वी में कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई। गोवा के अनेक स्वाधीनता सेनानियों को यातनाएं दी गई और जेल में भेजा गया। कईयों की मृत्यु भी हो गई। 1954 ईस्वी में स्वाधीनता सेनानियों ने दादरा और नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया, ठीक है। पुर्तगालियों से इन रियासतों को मुक्त कराने के लिए बहुत सारे जो सेनानी थे उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। फिर क्या हुआ, 1954 ईस्वी में जितनी भी पुर्तगाली रियासतें थीं उसमें से दादरा और नगर हवेली इन्होंने भारत में मिलने का निश्चय किया। 1955 ईस्वी में गोवा के एक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो गया और अंत तक 1961 में
1961 में गोवा भी भारत में मिल गया। तो सबसे आखिरी में जो गोवा राज्य है वो भारत में मिला और पुर्तगालियों से मुक्त हुआ। तो भारत में सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। और सबसे बाद में कौन गए? पुर्तगाली। उसके बाद हम अगली समस्या देखते हैं कि भारत के पास अगली समस्या कौन सी थी। तो हमारी जो आज़ादी के बाद दूसरी समस्या थी वह थी महात्मा गांधी जी की मृत्यु। भारत के स्वतंत्र होने के कुछ ही महीने बाद भारतीय जनता को एक महान विपत्ति का सामना किया, जिसमें जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अहम भूमिका निभाई थी महात्मा गांधी जी ने और लोगों का मार्गदर्शन किया था। उनकी 30 जनवरी 1948 को एक हिंदू धर्मांध जिसे नाथूराम गॉडसे कहते हैं, उसने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो यह भी भारतीय राजनीति के लिए उस समय एक बड़ी समस्या थी। फिर अगली समस्या हम देखते हैं, भारत के पास आज़ादी के बाद कौन सी समस्या थी? संविधान का निर्माण, क्योंकि एक देश को चलाने के लिए संविधान की भी आवश्यकता होती है। तो अब संविधान निर्माण की भी समस्या उस समय थी। संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नए संविधान को बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान बनाने का कार्य शुरू हो चुका था। संविधान के उद्देश्यों का प्रस्ताव रखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि भारत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अवसर की समानता, धार्मिक विश्वासों की स्वतंत्रता तथा विचार अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता पर आधारित एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातंत्रीय गणराज्य होगा। यह सब उद्देश्य भारत के संविधान में सम्मिलित किए गए। संविधान सभा ने 16 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूर्ण कर लिया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जो हमारे पहले प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए। उसके बाद और अन्य समस्या हम क्या देखते हैं? अब जो अगली समस्या थी हमारी